हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारा जो 12th का चैप्टर 3 था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर हमने देख लिया था कि जो रजिस्टर होता है उसका सीरीज कनेक्शन होता है, उसका पैरेलल कनेक्शन होता है। और इन सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि यदि कई रजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में लगे हुए हैं तो उनको हटा के कोई एक ऐसा रजिस्टर लगाऊं जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा वो सारे सीरीज वाले रजिस्टर मिलकर कर रहे थे। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता क्या है, ये यहां पर आया कैसे और इसका पता कैसे चला, तो आज हमें डिस्कस करना है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, एक कहानी के साथ में हम आज इसकी शुरुआत करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कहां से आया। हुआ क्या था दोस्तों, एक कोई पर्सन था, वो बाजार से एक सेल खरीद के लाया। वो सेल खरीद के लाया और सेल के ऊपर लिखा हुआ था कितना, इसका जो पोटेंशियल है वो कुछ 4 वोल्ट है, यानी कि सेल का ईएमएफ दे रखा था 4 वोल्ट। तो पर्सन गया और उसने एक सेल खरीद कर लाया। आपने देखा ये नॉर्मल सेल, और इसके ऊपर प्रिंट था कुछ 4 वोल्ट का ईएमएफ था। अब इसने क्या किया, इसके पास एक बल्ब था। इस पर्सन के पास में क्या था, एक बल्ब था। इस बल्ब को चालू करने के लिए इस पर्सन ने इस सेल का यूज किया। अब ये जो बल्ब था इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस था वो था कुछ 2 ओम। कितना था, 2 ओम का इसका रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब ये भाई साहब बैटरी लेके आया 4 वोल्ट की, और जो रेजिस्टेंस था बल्ब का वो कितना था, 2 ओम था। तो इन भाई साहब ने क्या किया कि चलो इसके अंदर से कितना करंट फ्लो होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो उन्होंने जो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट कैसे करना है, ओम्स लॉ पता ही है क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज कितना दे रखा था, 4 वोल्ट, करंट हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस दे रखा था 2 ओम। तो यहां से जब पर्सन ने करंट निकाला तो उसके पास में कितना निकल कर आया, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट उसको ऐसे कैलकुलेशन के थ्रू उसको निकल कर आया। अब भाई साहब अपने खुश कि यार 2 एम्पियर का करंट अपने को मिल रहा है। फिर उसने सोचा कि चलो कैलकुलेशन तो कर लिया, अब इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए उस पर्सन ने क्या किया, एक अमीटर को उसने यहां पर लगाया। सीरीज में लगता है हमेशा अमीटर। उसने क्या किया, एक अमीटर को लगाया। जब उस पर्सन ने इस अमीटर को लगाया तो वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया। क्यों, क्योंकि इस अमीटर के अंदर जो करंट की रीडिंग आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1 एम्पियर। यानी ये कैसा जादू था, करंट जब निकाला तब 2 एम्पियर, और जब प्रैक्टिकली देखा तो 1 एम्पियर। उसका दिमाग खराब। पर्सन गया सेल कंपनी के पास में और उसने पूरा तहस नहस कर दिया वहां जाकर। क्या कि यार मैंने तो 4 वोल्ट का बैटरी खरीदा, रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट आना चाहिए 2 एम्पियर, और आपका करंट दे रहा है 1 एम्पियर। आपका सेल खराब है, आपने गलत प्रिंट कराया, और उसने केस ठोक दिया। ठीक है, फिर जो कंपनी का जो मालिक था उसने उसको समझाया क्या कि जो सेल है, ये सेल से जब तक आप करंट नहीं निकालते हो तब तक इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है। मगर जैसे ही आपने इससे करंट निकाला तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हल्का सा कम हो जाता है। फिर पर्सन का दिमाग खराब, ये कम क्यों हो रहा है। तो वो जो पर्सन था उसने थोड़ा सा रिसर्च किया और उसको पता चला कि इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है इस सेल के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आया, हम बात कर चुके हैं ईएमएफ की। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, जो सेल रहता है, सेल के 2 इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रॉन को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अगर ट्रांसफर करवाना है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ उसको अगर ट्रांसफर करवाना है, और एक यदि पॉजिटिव आयन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो लोअर पोटेंशियल से उसको हायर पोटेंशियल की तरफ जो ट्रांसफर करवाना होता है उसका काम कौन करता था, हमारा सेल करता था। मगर सेल के अंदर क्या था, कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट्रल एटम्स थे जिसके ऊपर से वो जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो पॉजिट्रॉन था वो टकराता था सेल के अंदर ही। तो उस सेल के अंदर उसके टकराने से एक इंटरनल रेजिस्टेंस आया। वो इंटरनल रेजिस्टेंस यहां क्या करता था, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कर देता था। अब देखिए कितना क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो। एक्चुअल में करंट मिलना चाहिए था 2 एम्पियर, मिला कितना, करंट 1 एम्पियर। यानी कि हमारा जो करंट है वो मिल रहा है हमको 1 एम्पियर का, और जो रेजिस्टेंस था ये भी फिक्स था, कितना था, 2 ओम। इसके थ्रू जब मैंने V इज इक्वल टू IR किया तो यहां पर I की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 2, तब पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिला 2 का।
एक्चुअल में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया कितना था, 4 का, और यहां पर दिख कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 2। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं टर्मिनल ए और यहां पर बात करता हूं टर्मिनल बी की, तो इस टर्मिनल ए और इस टर्मिनल बी के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, 2 वोल्ट था। अच्छा, ये बाकी का टोटल तो 4 वोल्ट था और ये 2 वोल्ट तो हमको मिला है, तो ये बचा हुआ 2 वोल्ट कहां गया? तो ये जो बचा हुआ 2 वोल्ट था ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ने ले लिया है। कैसे? देखिए दोस्तों, जो सेल का सिंबल रहता है इसको हम रफ करते हैं यहां से। यहां पर हम सेल का सिंबल बनाते हैं, ये कुछ सेल ऐसा रहता है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है इसको इस सेल के पास में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरनल रेजिस्टेंस रहता सेल के अंदर है मगर शो हम साइड में करते हैं और हम इसके आसपास ऐसे डैश डैश बना देते हैं, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने ये जो लगाया था इसका एमएफ था 4 वोल्ट, मगर यहां आते आते कम हो गया क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के पास कुछ वोल्टेज खर्च हो गया था। कितना खर्च हुआ था? 2 वोल्ट। यानी कि यहां से लेके यहां तक कुछ 2 वोल्ट खर्च हुआ होगा, और बाकी इस ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी कि जैसे अगर मैं यहां पर एक पोटेंशियल मीटर लगाता हूं, यहां पर ये हमेशा पैरेलल में लगता है, जब इसकी रीडिंग देखी गई तो ये कितनी है यहां पर 2 वोल्ट। यहां तक क्लियर है दोस्तों? ये समझ में आया आपको कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की। क्लियर? प्लीज नोट डाउन। चलिए दोस्तों, अब आपने ये तो नोट कर लिया है। अब हमने देखा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कुछ 2 वोल्ट खा चुका है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब ये मेरे को इस स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। मुझे इतना पता चल चुका है कि ये 2 वोल्ट इसके आसपास ये खा चुका है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें एक चीज पता है, V इज इक्वल टू होता है IR। ठीक है, अब यहां पर जो V है ये मैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कौन सा वाला लूंगा, ये जो 2 वोल्ट, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस खा चुका है, तो इस 2 वोल्ट को मैंने यहां लिखा। अब करंट तो भाई जो 1 एम्पियर था वही इस वाले रेजिस्टर के अंदर जा रहा होगा, यानी कि करंट की वैल्यू तो 1 एम्पियर ही है। स्मॉल आर की बात करें तो यहां पर स्मॉल आर, तो यहां से मेरा जो स्मॉल आर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 2 ओम। यानी कि जो स्मॉल आर है इसका रेजिस्टेंस भी कितना है, 2 ओम है। ये क्लियर है? क्या ये 2 ओम सही है? कैसे पता चलेगा? देखिए दोस्तों, अभी हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ये क्लियर है दोस्तों? ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे पूरे सर्किट के लिए करते हैं। पूरे सर्किट की यदि आप बात करोगे तो पूरे सर्किट का जो EMF है वो कितना है, 4 वोल्ट। इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की बात करूं तो एक 2 ओम का रेजिस्टेंस ये है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का ये है। यानी कि आपके पूरे सर्किट में टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। यानी अगर मैं बात करूं यदि मुझे वोल्टेज निकालना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ओमीटर ने जैसी रीडिंग दी थी। यदि मैं R की बात करूं तो R कौन कौन सा R है अपने पास, एक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, प्लस एक और कौन है, स्मॉल r। ये दोनों सीरीज में थे इसलिए मैंने इनको एडप्ट कर दिया। यहां से V इज इक्वल टू 1, कैपिटल R 2 ओम, स्मॉल r इज आल्सो 2 ओम। यहां से जब मैंने V निकाला तो मेरे पास में कितना निकल कर आया, 4 वोल्ट। यानी कि हाँ, सेल के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो बैटरी के EMF को खा जाता है। क्लियर है दोस्तों? यानी कि 4 वोल्ट की बैटरी लगी, थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस ने खाया, बोले मेरे को भी भूख लग रही, थोड़ा सा मेरे को भी दे दो, बाकी आप बाहर वाले को दे देना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आया दोस्तों, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? क्लियर है? चलिए, ये समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस को और हल्का सा मैं आपको क्लियरिफाई करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, इसको रफ करते हैं पूरे पोर्शन को। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहां पर क्या था, आपका एक सेल था, ठीक है, केमिकल सेल है आपका ये। यहां क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड था, एक था कॉपर का इलेक्ट्रोड और एक था हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड। और यहां पर हमने क्या भर रखा था, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपको पता ही है, इसके अंदर जो आयंस रहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो ऐसे नॉर्मली फ्लो करते रहते हैं। ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा था वो था H2SO4। यानी कि जब H2SO4 जो हमारा एसिड रहता है, जैसे इसको पानी में हमने मिलाया तो ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है और हमने इसका इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया, तो यहां पर क्या हुआ, ये जो H2 था ये 2H प्लस में डिवाइड हो चुका है और SO4 माइनस माइनस में डिवाइड हो चुका है। ये अपने आप में एक डाइपोल होता है। डाइपोल आपको पता ही है,
ठीक है दोस्तों, तो यहां हुआ क्या, नेचर में ऐसा प्रोसेस देखा गया कि जो SO4 है ये क्या करता है, इस Zn के साथ में मिलकर ZnSO4 बनाना चाहता है। तो ये क्या करता है, जो SO4 था ये सारा इस वाले रोड के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। अब जो SO4 रहता है, SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, इसको रिएक्ट करने के लिए Zn++ चाहिए रहता है, मगर यहां पर तो Zn था, तो ये Zn क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर ऐसे ऊपर इकट्ठे कर देता है और यहां पर क्या बचता है, Zn++। अब ये जो Zn++ है ये SO4 के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है हमारा ZnSO4। अब ये जो ZnSO4 है ये इस लिक्विड के अंदर ही ऐसे रखा हुआ रहता है, क्लियर है। अब सारा SO4 अगर Zn के पास में जा रहा है तो H+ कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव पोलैरिटी का हो चुका है और ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी का हो चुका है। जैसे यदि मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये नेगेटिव आयन जो है वो किधर जाना चाहते हैं, इधर जाना चाहते हैं, और जैसे ही नेगेटिव वाले इधर आते हैं ये पॉजिटिव वाले से रिएक्ट करते हैं और यहां पर पॉजिटिव क्या था, 2H+। जैसे ही 2H+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम क्या होता है, गैस होता है, तो यहां से वो बुलबुले के रूप में ऐसे बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो रोड थी Zn की ये धीरे धीरे गलती जाती है, यानी कि थोड़ा सा इसका जो रेडियस है वो कम होता जाता है और ZnSO4 बना रहा है इसलिए इसका रेडियस क्या होता है, कम होता जाता है। यहां तक समझ में आया। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो SO4 है ये जाना चाहता है इधर और ये H+ है ये जाना चाहता है इधर, तो ये इसका इधर जाना और इसका इधर आना, ये जो प्रोसेस होता है ये कौन करता है, हमारा सेल मैकेनिज्म करता है, क्लियर है दोस्तों। यहां अगर मैं बात करूं, जैसे ही यहां पर क्या हुआ, ZnSO4 बना, यहां पर आप देख लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, ये 2 रोड लगी हुई थी, अब यहां पर क्या है, ZnSO4 भी आ चुका है। ZnSO4 जैसे ही यहां पर आया है तो यहां का जो H+ आयन रहेगा वो क्या होता है, जैसे ही इधर जाना चाहता है, जैसे इधर जाना चाहेगा तो ये ZnSO4 से क्या करेगा, टकरा जाएगा। जैसे ही टकरा जाएगा यानी कि इसको क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला, ये टकराया, ऐसे और ZnSO4 होगा, एक और बार टकराया और टकरा के यहां पर पहुंचता है। तो ऐसे पॉजिटिव आयंस के न्यूट्रल एटम से टकराने से या फिर इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल एटम से टकराने से जो फ्लो हो रहा है 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, और इलेक्ट्रोड के बीच में जो उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है उसी को हमने क्या नाम दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और आप उस डेफिनेशन को लिख लीजिए जो आपकी बुक में प्रॉपर दी हुई है। क्लियर दोस्तों, चलिए हम इसको लिखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आया कहां से। अब उसकी डेफिनेशन की हम बात करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहां पर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स इट्स कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। समझ में आया दोस्तों, यानी कि जो 2 आपके इलेक्ट्रोड्स थे उन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा था इधर की साइड से इधर, तो बीच में जो न्यूट्रल एटम्स है उनसे टकरा के उसको कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा था। अब आपको ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को ही रेजिस्टेंस मिल रहा है दैट मींस करंट को भी रेजिस्टेंस मिल रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, करंट का डायरेक्शन। ये क्लियर है दोस्तों। तो डेफिनेशन यही कहती है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इट्स कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब हमने एक चीज देख रखी है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, यदि हम बात करें, ये फॉर्मूला देखा था आपने, ρ = RA/L। यहां से हम यदि R की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ρL/L। यानी कि जो रेजिस्टेंस रहता है वो इस ρ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस L के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इस A के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस की भी कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है। वो क्या है, देखिए दोस्तों, पहला लिखा हुआ है इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, यानी कि फॉर्मूले में ये L था, L जो रहेगा वो इस R से रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से, तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिस्टेंस है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन, इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर ये एरिया के भी ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोड है जो इमर्स्ड है, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है, उसके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर एक और क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर है दोस्तों, ये थी आपकी प्रॉपर डेफिनेशन और ये था
इंटरनल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी। तो इसके थ्रू आप अपने नोट्स बना सकते हो। क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे कि हमारा जो ईएमएफ होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। क्लियर दोस्तों? आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहां पर आपको हेडिंग दिख रही होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने आपको जैसा कहा है कि हमें रिलेशन देखना है ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो उससे पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहां पर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट, इट्स कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन तो समझ में आया नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, ये हमने देखा था हमारा बल्ब लगा हुआ था 2 ओम का, यहां पर हमने एक सेल खरीद के लाए थे 4 वोल्ट का, और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस था वो हमने निकाल लिया था, वो भी कितना निकल कर आया था, 2 ओम निकल कर आया था। और जब अमीटर के थ्रू करंट चेक किया था तब कितना आया था, 1 एम्पियर का करंट निकल कर आया था। यदि मैं बात करूं ये जो आपका 2 ओम का ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, इसके आसपास मैंने क्या किया, पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाया और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के आसपास मैंने देखा कि दिया तो मैंने 4 वोल्ट है, इसके आसपास इसको मिल कितना रहा है। तो जब हमने V = IR फॉर्मूला लगाया, करंट हमारा 1 एम्पियर था और जो R था हमारा वो कितना था, 2 ओम था, तब हमको V की वैल्यू पता चली कितनी, 2 ओम। यानी कि दिया हमने कितना, 4 वोल्ट, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना मिला, 2 वोल्ट, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसको भी कितना मिला, 2 वोल्ट। तो जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तभी मिलता है जब आप किसी सेल में से करंट निकालते हो। क्लियर दोस्तों? कोई सेल लेके आप 4 वोल्ट का, मगर जब आपने देखा कि करंट 2 एम्पियर का फ्लो होना चाहिए, मगर रियल में जब फ्लो हो रहा था वो हो रहा था 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, यानी कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ था वो इंटरनल रेजिस्टेंस से खा लिया था, और जो बचा हुआ पोटेंशियल था उसी को हमने क्या कहा, नाम दिया एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया दोस्तों? यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट, इट्स कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक ये आपका सेल था, करंट नहीं निकाला था, तब ये 4 वोल्ट था। जैसे ही आपने क्या किया, इसका करंट निकाल लिया, तब ये अगर मैं बात करूं, ये जो 2 टर्मिनल्स है इस सेल के A और B, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, इस 4 वोल्ट से कम रहेगा, और अभी हमने देखा वो कितना निकल कर आया है, इस वाली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 2 वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? क्लियर दोस्तों? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको यह हेडिंग दिख रही है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ईएमएफ की बात कर लेते हैं। ये ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं जब हमारे सेल की जो दोनों टर्मिनल्स हैं दे आर नॉट कनेक्टेड, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलाइट के पास फ्री आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव आयन है ये इलेक्ट्रोड बी के ऊपर इकट्ठा होना चाहते हैं, और जो नेगेटिव आयन है ये ए के ऊपर इकट्ठा होना चाहते हैं। क्लियर है दोस्तों? यहां तक समझ में आया? मगर हमें पता है कि ये जो बी वाला जो रोड है ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड पे है इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, मगर यहां ऐसा नहीं हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव का जो बी वाला आपका इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव वाले आयन को ही अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर आपका जो सेल है वो क्या कर रहा है, एक वर्क डन कर रहा है इस पॉजिटिव चार्ज को इस वाले इलेक्ट्रोड पर लाने में। अब इसकी जो इंटेंसिटी है वर्क की वो बहुत ज्यादा है इसके ऊपर जो पॉजिटिव आयंस कलेक्टेड है उससे, इस वजह से पॉजिटिव आयन इसकी पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे ही जा रहा है और नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर जा रहा है। यानी कि जो ईएमएफ था वो हमने कैसा डिफाइन किया था कि वर्क डन बाय सेल टू ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कैसा है, लोअर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कैसा है, हायर पोटेंशियल। क्लियर दोस्तों? तो सेल के अंदर ही क्या हो रहा है कि जो आपका पॉजिटिव आयन था वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, और इसको जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो रहा है उसी को हमने क्या नाम दिया था, ईएमएफ। क्लियर दोस्तों? यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है ये वर्क डन है, इसकी जो यूनिट थी वो क्या थी, वोल्ट थी। ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बिल्कुल ही डिफरेंट है, और ये खाली सेल के अंदर ही वर्क करता है।
यहां तक समझ में आया दोस्तों? ये हम, अगर आपको स्कोर अच्छे से देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके ईएमएफ वाला ऑप्शन सर्च कर सकते हो और वहां पे ईएमएफ क्या होता है आप देख सकते हो। क्लियर है? चलिए यदि मैं बात करता हूं, ये जो आपके इलेक्ट्रोड थे, एक के ऊपर पॉजिटिव है एक के ऊपर नेगेटिव है, अगर मैंने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, यानी कि अब मैं बोल सकता हूं व्हेन terminals of a cell is connected, तब जो ईएमएफ की डेफिनेशन रहती है वो हल्की से डिफरेंट रहती है। तब ईएमएफ की डेफिनेशन क्या रहती है, देखिए दोस्तों, जब आपके दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड हो तब जो ईएमएफ की डेफिनेशन रहती है वो यह रहती है, द वर्क डन बाय सेल to rotate unit charge in a circuit। समझ में आया दोस्तों? यानी कि जब आपका टर्मिनल्स कनेक्टेड हो तब जो आपका ईएमएफ रहेगा वो क्या रहेगा, द वर्क डन बाय सेल टू रोटेट यूनिट चार्ज इन अ सर्किट। यानी कि यहां से सपोज कीजिए आपका यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से लेके यहां तक चला, फिर जैसे ही टर्मिनल कनेक्टेड थे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हुआ, ये यहां से लेके यहां तक घूमकर आया, फिर वापस से यहां से लेके यहां तक गया। यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा एक चक्कर लगाने में जितना वर्क डन हुआ उसी को क्या नाम दिया हमने, ईएमएफ। कब? जब आपका टर्मिनल्स जो सेल के थे वो कैसे थे, कनेक्टेड थे। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, ये समझ में आया? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द वर्क, एक डेफिनेशन बोल देता हूं, ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? वर्क डन बाय सेल इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज सर्किट। ये आपकी बुकिश लैंग्वेज है। इतना समझ में आया दोस्तों ईएमएफ क्या होता है? चलिए तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। चलिए ईएमएफ जो अभी हमने देखा किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है? चलिए ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन बाय सेल इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अलोंग अ सर्किट। इतना समझ में आया दोस्तों? देखिए यहां पर मैं एक सेल बना देता हूं, यहां पर आपका एक इलेक्ट्रोड है, यहां पर भी आपका एक और इलेक्ट्रोड है, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, किसी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक समझ में आया? अब देखिए ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका इलेक्ट्रोड बी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका इलेक्ट्रोड हो चुका है और इसको अलोंग जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को हमने ईएमएफ नाम दे दिया है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर हमने बनाया इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, देन इसको कनेक्ट कर दिया हमने काई से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने पॉइंट लिया एक ए, यहां पर हमने पॉइंट लिया एक बी, और ये ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हमने क्या नाम दिया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आगे बात करते हैं। ईएमएफ आपको, ईएमएफ की डेफिनेशन हमने लिख दी है और क्या लिखा, वर्क डन बाय सेल इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अलोंग अ सर्किट। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जो ईएमएफ रहेगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B plus work done to carrying a unit charge from B to A। ये जो वर्क डन था ये क्या था, वर्क डन बाय कैरिंग अ यूनिट चार्ज अलोंग अ सर्किट। यानी कि इस नेगेटिव से पॉजिटिव आयन को निकालकर एक पूरा चक्कर लगाने में जो वर्क डन हुआ वो, तो क्या हम इसको ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो ये क्या हो गया आपका ईएमएफ, यहां डिफाइन हो चुका है। इतना क्लियर है दोस्तों? चलिए अब मुझे बताइए कि पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको पता है,
पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है? पोटेंशियल की डेफिनेशन यह कहती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज अ पोटेंशियल। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात हो रही है। तो क्या मैं ईएमएफ को जो रिप्रेजेंट करते हैं अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्क डन की जगह में क्या लिख सकता हूं? वी डैश, सॉरी वी लिखते हैं इसको अपन, प्लस वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, और यहां के लिए क्या आ जाएगा? वी डैश। ये समझ में आया दोस्तों? इसका मतलब जो था वो क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और ये क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, और इसी को हम v प्लस वी डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये समझ में आया? ये होता है दोस्तों हमारा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये होता है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये समझ में आया दोस्तों? हमने किस टाइप से पोटेंशियल को डिफाइन किया है? ईएमएफ की सहायता से। ईएमएफ क्या होता है? इट इज द समीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा एक और डेफिनेशन यहां से ईएमएफ का हमें पता चला है। अब इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? EMF is equal to V plus V dash. Here V is the terminal potential difference and V dash is the internal resistance potential difference. ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? V is equal to IR, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, और V dash is equal to I स्मॉल r। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम सर्किट बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये स्मॉल r एंड दिस, और ये डैश 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 डैश, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है I। इतना क्लियर है? जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं हम इसको, इसके अंदर जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी, क्या आया मेरे पास में? कैपिटल IR प्लस कैपिटल I स्मॉल r। यहां से मैंने कैपिटल I को कॉमन लिया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्लियर है दोस्तों? यहां से अगर मैं बात करूं I की, तो क्या आ जाएगा? EMF अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I। इतना समझ में आया दोस्तों? चलिए फिर हम बात करते हैं। ये तो एक रिलेशन हमने देख लिया, आगे बात करते हैं। अब आपको पता है आपको क्या निकालना है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टू फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता है हमको, इसको हमने बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वैल्यू कितनी है? V इज इक्वल टू IR। क्लियर दोस्तों? I की वैल्यू अभी हम दोनों ने देखी कितनी है? EMF अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहां जैसे मैंने वैल्यू पुट करी, EMF अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू R, यानी कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो। क्लियर दोस्तों? यहां तक समझ में आया आपको? इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ये क्लियर है? हम बात करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी? EMF इज इक्वल टू V प्लस V डैश। यहां तक क्लियर है? यदि मैं बात करूं, क्या इस V को मैं इधर ले सकता हूं? इस V को जैसे ही मैंने इधर लिया, मेरे पास में क्या आ जाएगा? EMF माइनस का V डैश। ये क्लियर है दोस्तों? V इज इक्वल टू मेरे पास में निकल कर आया EMF माइनस का I इंटू R। दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ में आया दोस्तों आपको? चलिए यहां से अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू को अगर निकालना चाहूं, तो क्या मैं इसको कैसा लिख सकता हूं? देखिए, इस IR को मैं इधर लेता हूं, तो IR इज इक्वल टू EMF माइनस का ये V। ठीक है दोस्तों, इसको यहां ले लेते हैं अपन, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। यहां से मेरे पास में स्मॉल r की वैल्यू निकल कर आई है EMF माइनस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। यानी कि आप इसकी हेल्प, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का आपके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है, बिकॉज क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका होता है वो सेल के अंदर होता है। अब सेल के अंदर घुस के तो आप नहीं निकाल सकते, सेल के अंदर जाके आप कोई डिवाइस तो लगा नहीं सकते। इसलिए विद द हेल्प ऑफ EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड अ करंट, इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? ये दिख रहा है आपको? चलिए थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं अपन।
यहां पर लिख लेते हैं इसको R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन में I। चलिए अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आप दोस्तों कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है उसको निकालने के लिए ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो ये आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये आपने जो एक रिलेशन देख रहे हो ना, ये रिलेशन है अपना किस किस के बीच में, ये रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला जो रिलेशन है कहां गया, V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस का IR। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं यहां से। देखिए दोस्तों, अभी आपको एक इक्वेशन पता चली है क्या, V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस का IR। ये जो था ये आपको प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया है। अगर मैं बात करूं, इफ टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड, मुझे बताइए ये था आपका R, ये आपका सेल था इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में, ये प्लस था माइनस। अब मैंने क्या करा, इस सर्किट को तोड़ दिया बीच में से। जैसे ही मैंने सर्किट को तोड़ दिया तो टर्मिनल सब कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, यानी कि देयर इज नो करंट फ्लो इन द सर्किट, यानी कि I हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ही हमारा I जीरो हुआ और इस वाले इक्वेशन में हमने पुट किया तो V इज इक्वल टू हमारा कितना निकल कर आया, EMF माइनस का जीरो, यानी कि V इज इक्वल टू E। यानी जब आपके सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा हो तब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस द सेल, इट इज सेम एज द EMF। क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आया, V इज इक्वल टू E निकल कर आया। यही हमने EMF के लिए स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी पहले लेक्चर में। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो आप इसके लिए आप लिख सकते हैं ऐसा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल इज इक्वल टू इट्स EMF व्हेन नो करंट इज फ्लो बिटवीन द सर्किट। क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आया। तो ये आपके लिए डेरिवेशन था, रिलेशन बिटवीन EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, क्या बोलता है क्वेश्चन, a cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected to a 3.9 ohm external resistance. What will be the potential difference across this terminal of a cell? यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब हमें ये जो गिवन है लिख लिया है, हमको पता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है IR। इंटरनल रेजिस्टेंस जो करंट रहता है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, EMF अपॉन में जितना टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट में उन दोनों का ऐड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम I की वैल्यू जैसे ही निकालता हूं, EMF दे रखा है 2 वोल्ट, कैपिटल R दे रखा है 3.9 प्लस 0.1। इसको जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 0.5 एम्पियर। इसकी वैल्यू को मैंने इसमें पुट किया, V इज इक्वल टू 0.5 इंटू कैपिटल R इज गिवन टू अस 3.9, और इसका जो मैंने कैलकुलेट किया तो 1.95 समथिंग मेरा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आया। क्लियर दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो चुका है किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा जब इसमें सब करंट निकालोगे तो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, 1.95 वोल्ट के। यहां तक क्लियर है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्या था, हमने एक चीज को नोटिस किया था कि V इज इक्वल टू हमारे पास में क्या निकल के आया था, E माइनस का IR। जब हमारा करंट इज इक्वल टू 0 था तब V जो था वो EMF के बराबर था, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल इज इक्वल टू द EMF ऑफ अ सेल व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो इन द सर्किट। ये समझ में आया दोस्तों। चलिए, यदि मैं बात करूं, ये तो आपका जब सेल जो था वो क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, ये तब की बात है। यानी कि सेल जो किसी पोटेंशियल का आप सेल लेकर आए थे, जैसे 4 वोल्ट का आप सेल लेके आए थे, जैसे ही वो डिस्चार्ज हुआ तो सेल ने क्या बोला कि थोड़ा सा मेरे बच्चे को भी खाना दे दो, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को भी थोड़ा सा पोटेंशियल दे दो, तो उसने दे दिया। यदि अगर मैं हम बात करते हैं कि सेल यदि आपका क्या हो रहा हो, चार्ज हो रहा हो, जैसे ही आपका सेल चार्ज होता है तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, एप्सिलॉन प्लस IR। यानी कि किसी सेल को चार्ज करने के लिए आपको उसके EMF से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपका अगर कोई फोन है, ये आपका फोन है, ये फोन है, इसके पास में कुछ ना कुछ
बैटरी होगी, बैटरी है, तो बैटरी जब इसको पावर देती है तब बैटरी का जो रियल ईएमएफ है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। मगर जैसे ही मैं अपना चार्जर इसके अंदर प्लग करता हूं तब इसकी बैटरी का जो ईएमएफ है उससे ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए किसके अंदर, हमारी बैटरी के अंदर। यानी कि बैटरी को जो चार्ज करने के लिए जो चार्जर लगाया है वो चार्जर इसको जो वोल्टेज सप्लाई करेगा वो इसके ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली जो बैटरी का ईएमएफ था आपके उसके बराबर का अगर वोल्टेज देता है तो थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाएगा और आपकी बैटरी कभी चार्ज नहीं होने वाली। क्लियर दोस्तों, ये समझ में आया आपको? यानी कि यदि आपको आपकी बैटरी चार्ज करनी है तो उसको ईएमएफ से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देके चार्ज करना होगा। तो यहां पर हमारा जो रहता है ये टॉपिक समाप्त होता है। ये समझ में आया दोस्तों? क्लियर है आपको? सो यहां पर अपना लेक्चर हम समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, या फिर अभी हमने सेल की बात करी है तो सेल का जो पैरेलल और सीरीज कनेक्शन है उसके हम बात करेंगे। सो आई होप यू आर लाइकिंग अवर वीडियोस। अगर आपको सही में ये वीडियो सारे अच्छे लग रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट अस और कैन डायरेक्ट मैसेज अस विथ चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू आर लाइकिंग अवर वीडियो, थैंक यू।